3 दिन बाद एक स्पेशल ट्रेन उसे लेने आएगी और वही उसे हुआदू तक लेकर जाएगी। उधर दूसरी तरफ चू को भी हुआदू से एक इनवाइट मिला है। उससे कांटेक्ट करने वाला प्रोफेसर ल्यू है। इधर दोनों राइवल्स को हुआदू से बुलावा मिलता देख लुवान का दिल थोड़ा बैठ जाता है। उसे बुरा लगता है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया। अंदर यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये ही को एक और जरूरी काम याद आता है। कुछ दिन बाद वह स्वॉन क्रेटर लेक पर पहुंचता है। उसका मकसद है आसमान में फैली गाढ़ी राख और धुएं को पूरी तरह साफ करना। वह इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्टिवेट करता है ताकि ये काम पूरी तरह हो सके। ब्लड आइड एप के साथ उसकी लड़ाई की वजह से डिमोरा का सिंक रेट सीधे 1.5% तक बढ़ गया था, जो बहुत बड़ा जंप है। फिर लगातार 3 दिन खुद को घसीट घसीट कर ट्रेनिंग करने से उसने और 6% बढ़ा लिया। ये देखकर वह खुश होता है कि स्वॉन लेक वाला इलाका उसके लिए वाकई काफी फायदेमंद साबित हुआ। गोल पूरा होते ही वह वहां से निकलने का फैसला करता है। उधर चू जो स्टेशन पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है ताकि दोनों साथ में हुआदू वाली ट्रेन पकड़ सकें। ये लगभग मैच 1 स्पीड के करीब उड़ते हुए सीधे स्टेशन पर लैंड करता है। वह जमीन छूने से पहले ही चू उसकी प्रेजेंस महसूस कर लेता है और कैजुअली बोलता है कि उसका दोस्त फिर से पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये ही जैसे ही ट्रेन पर चढ़ता है उसे एहसास होता है कि यह उसकी पहली असली यात्रा है। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद वह मन ही मन एन सिटी को अलविदा कहता है। अंदर ट्रेन के अंदर हमारा लड़का एकदम रेस्टलेस बैठा है, कुर्सी पर भी चैन से नहीं टिक रहा। ये देख चू उसे टोकता है कि इतनी टेंशन मत ले, थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर। वह उसे बताता है कि इस ट्रेन में बैठे हर स्टूडेंट शिया किंगडम के अलग अलग शहरों के टॉप स्कोरर्स हैं और ये ट्रेन कोई नॉर्मल डिब्बा नहीं, इसे नेक्स्ट जेन एलॉयज से बनाया गया है ताकि ये ट्रेन बहुत भारी ताकत से टकराने के बावजूद टूटे नहीं, स्टेबल रहे। टॉप स्कोरर अपनी लाइफ सेंस चालू करता है और पूरे कोच में पावरफुल लोगों को स्कैन करता है। उसे कुछ सच में दमदार लोग दिखते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं जो उससे ज्यादा 5 मूव से ज्यादा टिक जाए। अचानक ड्राइवर की ओर से घोषणा होती है, ट्रेन पर अननोन फोर्सेज ने अटैक कर दिया है और ये लेवल 1 अलर्ट है। प्रोफेसर्स और स्टाफ फौरन सिचुएशन असेस करने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स को आदेश मिलता है कि वे तुरंत कैरेजेस से इवैक्यूएट हों। पूरी ट्रेन में घबराहट फैल जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब हुआदू यूनिवर्सिटी का कोई सीक्रेट ट्रायल है, तो कुछ को शक है कि शायद कोई दुश्मन देश हमले की कोशिश कर रहा है। चू अपने दोस्त की तरफ देखता है जो अटैक से 2 सेकंड पहले सीधे सीट पर झपटी लेने वाला था। टॉप स्कोरर पहले तो सोच रहा था कि एग्जाम से पहले वाली पूरी ट्रेनिंग के बाद अब थोड़ा आराम कर लेगा, लेकिन ये खतरा इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वह आराम छोड़कर सीधे इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। दोनों जैसे ही आगे वाले कैरेज के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, एक फ्रेशमैन लड़का उनसे टकराते हुए गिरता है। उसका नाम है जो जिंग सियान। वह बुरी तरह घायल है, उसका शरीर जख्मों से भरा है, सांसें भारी हैं। वह जल्दी जल्दी बताता है कि ट्रेन के पहले 3 कैरेजेस ऑलरेडी दुश्मनों के कब्जे में जा चुके हैं। दुश्मन लोग डायमेंशनल फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को खींचकर एक आइसोलेटेड स्पेस में डाल रहे हैं ताकि लड़ाई का असर बाहर की रियल वर्ल्ड पर ना पड़े। उस स्पेस के अंदर कुछ इतना भयानक है जो हर चीज का शिकार कर रहा है, स्टूडेंट्स, वॉरियर्स, जो भी अंदर जा रहा है। हालात और खराब ये हैं कि ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए जो जवान वो इंस्ट्रक्टर्स तैनात थे वो भी भारी मात्रा में मारे जा चुके हैं। वो इंस्ट्रक्टर्स अपनी जान पर खेलकर जो जिंग सियान को उस स्पेस से बाहर धकेल पाए ताकि वो बाकी लोगों को आकर वार्निंग दे सकें। वह साफ कहता है ये कोई ड्रिल नहीं है। ये सुनकर सबके एक्सप्रेशंस सीधे सीरियस मोड में चले जाते हैं। अचानक एक और फ्रेशमैन यान जांग शोंग आगे आता है। वह प्रूफ मांगता है। उसे यकीन नहीं है कि ये सब सच है। उसे कई बातें सस्पिशियस लगती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वह अकेला बचा हुआ इंसान है और बाकी सब मर गए। ऊपर से आगे की तरफ उसका एक दोस्त भी है जो इतना स्ट्रांग है कि फर्स्ट रैंक तक ले जा सकता है। ये भी उसे अजीब लगता है। जिद में आकर वह खुद आगे जाने का फैसला करता है और बाकी कुछ फ्रेशमैन उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जो जिंग सियान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, चिल्लाकर कहता है कि वे सीधे डेथ ट्रैप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं और वे सब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वह मुड़कर हमारे टॉप स्कोरर से पूछता है कि क्या वह ये ही है। ये ही तुरंत नोटिस कर लेता है कि उसके आसपास की हवा में इमोशन का फील्ड बहुत अजीब है, कुछ गड़बड़ है। वह शांत स्वर में पूछता है कि उसे ये नाम कैसे पता। जो जिंग सियान बताता है कि एक लड़की लू चिंगशू ने उसकी फोटो दिखाई थी और सख्ती से कहा था कि चाहे जो हो जाए ये ही को आगे नहीं जाने देना। वह शौक देते हुए बताता है कि उसने ये ही के लिए सीधा तलवार अपने ऊपर ले ली, यानी उसके लिए ब्लेड ईट कर ली और गंभीर रूप से घायल हो गई है। वह कहता है कि अब उसका मिशन है उस लड़की की आखिरी इच्छा पूरी करना और हर हाल में यही की जान बचाना। इससे पहले वह और ज्यादा दुख भरी बातें उगल दे, टॉप स्कोरर सीधा उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मार देता है। वह उसे टोकता है कि आखिरी इच्छा विच्छा की बातें क्यों कर रहा है जबकि वो मरी ही नहीं है अभी। उसका ये पिटी वाला टोन और मेलोड्रामा चू को भी इरिटेट कर देता है। चू तलवार निकालकर एनर्जी स्लैश छोड़ता है उस फ्रेशमैन की तरफ, लेकिन जो जिंग सियान उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और गुस्से में दोनों को थग्स कह देता है। टॉप स्कोरर तंग आकर उसे एक जोरदार नी किक पेट में मारता है। वो वहीं दर्द से दोहरा
दोहरा हो जाता है। फिर भी वो ब्रीफ केस पोर्टल में फेंक कर कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन वहाँ से न कोई आवाज आती है, न कोई हलचल, न कोई फीडबैक। और तो और उसकी लाइफ सेंस भी अंदर से जरा सी एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो फ्रेशमैन लड़का शायद पहले ही अंदर खिंच चुका है। वो एक सेकंड भी और नहीं खोता और सीधे चूजों के साथ खुद भी पोर्टल में कूद जाता है। डायमेंशनल स्पेस के अंदर पहुंचते ही उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस होने लगता है, जैसे शरीर अंदर से गड़बड़ा रहा हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं है। उसे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि उसे अपने दोस्त का कहीं भी पता नहीं। चू पूरी तरह गायब है। फिर भी वो रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है और कुछ देर बाद एक बर्बाद खंडहर जैसे शहर के बीच खुद को खड़ा पाता है। वो जल्दी समझ जाता है कि यहाँ उसकी लाइफ सेंस भी काम नहीं कर रही, जैसे किसी ने पूरा सेंसिंग सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया हो। जो चीज अब भी काम कर रही है उसे यूज करने के लिए वो एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ता है और आसमान की तरफ एक तगड़ा एनर्जी बीम दाग देता है। खंडहर शहर की गहराई में छिपे हुए जो मार्शल आर्टिस्ट्स अभी तक जिंदा हैं, वे दूर से यही का ये भयंकर एक्सप्लोजन देखते हैं। सब दंग रह जाते हैं और आपस में पूछने लगते हैं ये कौन सा बिग शॉट है जो इस तरह पावर शो ऑफ कर रहा है। इन्हीं में छिपी चिंगसू बीम की स्टाइल देखते ही पहचान जाती है कि ये उसके दोस्त का अटैक है। उसकी आंखें भर आती हैं, उसे खुशी भी होती है कि वो जिंदा है, लेकिन चिंता भी कम नहीं होती, क्योंकि इतना फ्लैशी अटैक खुद अपने ऊपर भी खतरा खींच सकता है। वो अंदाजा बिल्कुल सही होता है। उसका अटैक इतना चमकीला था कि सिर्फ उसके फ्यूचर क्लासमेट्स ही नहीं, दुश्मन ने भी उसे साफ साफ देख लिया। दुश्मन एक अजीब सा बंदा है। उसने पिग मास्क पहन रखा है और हाथ में एक भारी मचेटी लिए खड़ा है। टॉप स्कोरर जरा भी इंतजार नहीं करता, सीधे उसकी तरफ झपटता है और अपना न्यूक्लियर वाला पंच सीधे उसके मुंह पर मारता है। लेकिन वो मास्क्ड आदमी उस पंच को सीधे सीधे झेल जाता है। चेहरे पर जरा सी भी झलक नहीं बदलती। फिर वो पलटवार करता है, अपनी मचेटी से सीधे येही के शरीर में वार कर देता है। लेकिन ये वार प्रैक्टिकली बेअसर निकलता है, क्योंकि हमारे लड़के की सुपर रिजेनरेटिव एबिलिटी पहले से ऑन है। वो हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ मजाकिया टोन में बताता है कि उसका हीलिंग इतना तेज है कि सिर्फ उसके मसल्स ही इस ब्लेड को जाम करने के लिए काफी हैं। फिर भी उसे इस हथियार से सच में शौक लगता है। ये चीज उसकी डिफेंस को ऐसे काट रही है जैसे पतले कागज को काट रहे हों। वो बिना समय गवाए दुश्मन के जबड़े को पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंह खोलता है और अपने मुंह से सीधा एक मैजिक बर्स्ट रे छोड़ता है, सीधे उसके सिर के अंदर। एक ही ब्लास्ट में उसका सर उड़ जाता है और शरीर वहीं ढेर हो जाता है। मास्क के अंदर झांककर उसे एक पेंडेंट मिलता है। वो सोचने लगता है कि क्या ये पूरा हेवादू का ट्रायल है जिसमें इन पेंडेंट्स को लूट की तरह इकट्ठा करना होगा। उसका अंदाजा ये है कि उस मास्क आदमी की मचेटी किसी हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट की ची से रीएनफोर्स की गई होगी। इसलिए पहले तो वो अनबिलीवेबल शार्प थी, लेकिन जैसे ही वो की डिसिपेट हुई उसकी धार भी खत्म हो गई। अब पेंडेंट को लेकर उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। वो मान लेता है कि उसकी जॉब इन पिग मास्क वालों को हंट करना है और उनके हेलमेट से ये पेंडेंट्स निकालने हैं। जैसे ही वो ये सोचने लगता है कि क्या ये कोई फुल ऑन बैटल रॉयल जैसा ट्रायल है, उसी समय पीछे से अचानक एक और दुश्मन उस पर झपटता है। वो उसकी प्रेजेंस महसूस तो कर लेता है, लेकिन अटैक फिर भी कनेक्ट हो ही जाता है। फिर भी ये लो लेवल वार उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। उसकी डिफेंस और बॉडी अब उस लेवल से कहीं ऊपर है। अगले ही पल वो अपना आर्नोल्ड ज़ोडियाक यूनिट समन कर देता है काउंटर अटैक के लिए। वो इस नए खतरे के खिलाफ पूरी ताकत से जाता है। एक ही शॉट में पूरा का पूरा एक बिल्डिंग उड़ा देता है। सब कुछ इतना तेज हुआ कि वो दुश्मन का चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाया। अब क्यूरियोसिटी में वो डिस्टेंस कम करता है और कंफर्म करता है कि दुश्मन ने रैबिट थीम्ड मास्क पहन रखा है, मतलब ये भी ज़ोडियाक सीरीज का हिस्सा है। ये हो फिर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रैबिट मास्क वाला दुश्मन उसे मिड एयर ही आउट प्ले कर देता है। अपनी ट्रेजेक्ट्री बदलकर अलग एंगल से घूमकर उसी पल अटैक करता है जब येही की गार्ड थोड़ी सी खुलती है। लेकिन क्रूशल मोमेंट पर उसके सामने एक भारी सी आइस वॉल शील्ड अचानक खड़ी हो जाती है। रैबिट मास्क वाला दुश्मन इन्हीं आइस वॉल्स के बीच फंस जाता है। ये काम जाहिर है चूजो का है। चू आगे कूदकर दुश्मन पर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट मास्क वाला बहुत ही हल्के कदमों से उसके वारों को डॉज कर जाता है। रैबिट मास्क वाला अपने तेज स्पीयर से काउंटर करना चाहता है, लेकिन चू की आइस मैजिक उसके ऑफेंस को दबा देती है और उसे पीछे धकेल देती है। जैसे ही वो बैकफुट पर जाता है, उसी सेकंड ये मौका पकड़ता है और उसे सीधा अपनी हथेली में जकड़कर चूर चूर कर देता है। कुछ ही मिनट पहले खंडहर शहर में अलग अलग जगह पर छुपे
छुपे हुए सर्वाइवर्स का एक छोटा ग्रुप आपस में चर्चा कर रहा था कि क्या वो बीम फेंकने वाला बंदा अब भी जिंदा है या नहीं। वे इसलिए शक में थे क्योंकि उन सब में से 10 लोग मिलकर भी इन मास्क्ड दुश्मनों पर जरा सा भी असर नहीं डाल पाए थे, एक खरोंच तक नहीं। इन महिलाओं में से एक मार्शल आर्टिस्ट कहती है कि जो भी ये लाइट बीम्स चला रहा है शायद हुआदू यूनिवर्सिटी में सिर्फ किस्मत से घुस गया होगा, क्योंकि उसने सुना है कि बड़े नाम वाले कैंडिडेट्स जैसे यान जांगशोंग और वांग मॉडू से, लैन यूसी शेंडू से और शिन चेन ले आइलैंड से पहले ही इन इविल मास्क्ड वालों का शिकार शुरू कर चुके हैं, जो वाकई दिमाग हिला देने वाला है। उसे पूरा यकीन है कि इस साल का टॉप रैंक इन्हीं में से किसी के नाम जाएगा, क्योंकि उनकी ताकत औसत से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि हर साल हवादू के लोकल लोग ही टॉप स्पॉट ले जाते हैं। सी नेशन वाले स्टूडेंट्स तो उनके सामने कम्पीट ही नहीं कर पाते। तभी अचानक एक और बेहूदे लेवल का ब्लास्ट होता है, जैसे किसी ने सीधा रेल गन चला दी हो। गलतफहमी की गुंजाइश नहीं, पूरा शहर हिल जाता है। खंडहर शहर के दूसरे हिस्से में खड़े कुछ सबसे ताकतवर फ्रेशमैन ये रेलगन जैसा ब्लास्ट देखते हैं और मान लेते हैं कि ये किसी फेलो फ्रेशमैन का काम है, कोई रैंडम पुराना वॉरियर नहीं। यू यांगजी, जो खुद हुआदू का एलीट है, ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि आखिर हुआदू के बाहरी स्टूडेंट्स में ऐसी ताकत किसके पास है। उसके और जांग शोंग के बीच अभी तक ये पेंडेंट्स जमा हुए हैं, रैट, डॉग, मंकी और हॉर्स। शेंडू की लैन यूसी शायद गोट पेंडेंट ले चुकी है। ले आइलैंड का शिन चैन स्नेक पेंडेंट हासिल कर चुका है और चिंगसू, जो शायद अब इनसे मिलकर काम कर रही है, ने मिनोटॉर टाइप मास्क्ड को मारकर ऑक्स पेंडेंट निकाल लिया है। अगर मान लें कि मास्क्ड फाइटर्स पूरी तरह ज़ोडियाक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो अब सिर्फ 5 पेंडेंट्स बचते हैं, पिग, रैबिट, रूस्टर, टाइगर और ड्रैगन। लेकिन ड्रैगन मास्क वाला फाइटर सीधा अनकिलेबल बॉस जैसा है, उससे भिड़ना ऑटोमेटिक डेथ सेंटेंस है। उसे देखकर बस भागना ही एक ऑप्शन है। यू यांग जी का मानना है कि जिसने भी ये ब्लू बीम चलाई है उसके पास कई पेंडेंट्स जरूर होंगे। उसे ये भी भरोसा है कि शिन चैन और लैन यूसी भी जरूर उस तरफ खींचे चले आएंगे। मतलब साफ है, गेम अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। अब जीतना है तो पेंडेंट्स खुद फार्म करने से ज्यादा दूसरों से छीनने पड़ेंगे। दूसरी तरफ चू 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 जो अपने दोस्त के हाथ में बोर वाला पेंडेंट देखता है और उसके बारे में पूछता है। यह उसे बताता है कि यहाँ आने से पहले उसने एक पिग मास्क वाले वॉरियर को धूल चटा दी थी और उसके मास्क के अंदर से ये पेंडेंट निकाला था। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ये ट्रायल किस तरह खत्म होगा। उन्हें मास्क्ड फाइटर्स से छुपे हुए सारे ज़ोडियाक पेंडेंट्स इकट्ठा करने होंगे। उसका दोस्त भी समझ जाता है कि वे अभी पैसिव नहीं, पूरी तरह एक्टिव मोड में हैं। खुद आगे बढ़कर इन मास्क्ड वालों को हंट कर रहे हैं। टॉप स्कोरर फिर बताता है कि उसने पहले छत पर एक और मास्क्ड आदमी देखा था, लेकिन केओस के बीच वो भागने में सफल हो गया। अच्छी बात यह है कि उस दुश्मन का तीर उसे हल्का सा छू गया था। अब उसी चोट के जरिए वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। ट्रैकिंग करते करते दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ भारी लड़ाई के निशान पड़े हैं। यह अंदाजा लगाता है कि कोई उनसे पहले यहां पहुंच चुका था। चू कंफर्म करता है कि बर्न मार्क्स अब भी गर्म है, यानी लड़ाई ज्यादा पुरानी नहीं। वो अभी उस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि उसे अचानक महसूस होता है कोई और करीब है। वो बिना देरी किए अपनी आइस मैजिक छोड़ता है ताकि छिपे हुए दुश्मन का पता चले, और उसी समय एक लड़की की सिलुएट सामने आती है। वो है इनफेमस फ्रेशमैन लैन यूसी, जो ऑप्टिकल स्टेल्थ का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी मदद के लिए एक और मशहूर फ्रेशमैन आगे आता है, शिन चैन ले आइलैंड से। वो अपनी जीन आर्ट फ्लेम डीमन फिजिक एक्टिवेट करके सीधे चूजों पर हमला करता है, लेकिन हमारा टॉप स्कोरर बीच में कूद पड़ता है। वो एनिमी के अटैक को इंटरसेप्ट करता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। इस बार उसकी मदद करता है उसका डीमन पेंडेंट स्ट्राइक। अटैक जमा तो दे दिया, लेकिन इस टकराव में उसकी जीन आर्ट थोड़ी बस्टेड हो जाती है। ये देखकर वो मजाकिया गुस्से में लैन यूसी को कोसता है कि उसकी ऑप्टिकल स्टेल्थ इतनी वीक न होती तो ये झंझट उतनी जल्दी शुरू ही ना होता। वो दोनों की तरफ जाकर आराम से पूछता है कि क्या ये लोग खास तौर पर इनका घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। लड़की जल्दी से सफाई देती है कि वे लोग तो अभी अभी एक मुर्गे वाला नकाब पहने दुश्मन को मारकर यहीं छुपकर बैठ गए थे ताकि और मास्क्ड दुश्मन आए तो उन्हें भी निपटा सकें। लेकिन टॉप स्कोरर को उसकी ये साफ सफाई हजम नहीं होती। वो बिना हिचकिचाए सीधे उसका गला पकड़ लेता है और तभी सच्चाई खुलती है। ये असली लैंड यूसी ही नहीं बल्कि उसकी नकली क्लोन निकली, क्योंकि उसका ये डिकॉय रूप इन लोगों ने पकड़ लिया। वो मानती है कि उनकी स्किल वाकई कमाल की है। उधर उसका असली साथी तो पहले से ही ऐसे नतीजे की उम्मीद किए बैठा था। वो सिगरेट जमीन पर फेंकता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ असली काम कैसे होता है। ये बदनाम टॉप नया लड़का एक गहरी सांस लेकर जहरीला धुआं बाहर छोड़ता है, जिससे यही और चू दोनों को पीछे हटना पड़ता है।
तुरंत उसके बाद यूसी अपना बड़ा स्किल चलाती है, विंड राइज, और लड़ाई में सीधा कूद जाती है। लेकिन चेन अभी रुका नहीं है। वो बड़ी ही कैजुअल अंदाज में एक और हीट बर्स्ट फेंक देता है ताकि सामने वाले दोनों सीधे वहीं खत्म हो जाएं। उसे पूरा भरोसा है कि अब ये दोनों हमेशा के लिए नींद में चले गए होंगे। वो ऊपर से खड़े होकर थोड़ा ताना मारते हुए कहता है कि हंस क्यों नहीं रहे, सीन तो बड़ा मजेदार था ना। बस उसकी बात खत्म ही हुई होती है कि अचानक यही की ताली की आवाज गूंजती है। उसका क्लैप होते ही चेन ने जो फ्लेम क्लाउड बनाया था वो धुआं छटने लगता है और अगले ही पल टॉप स्कोरर का सीधा मुक्का चेन को हवा में उड़ा देता है। असल में अभी तक इनमें से कोई भी सच्चा मार्शल आर्टिस्ट रैंक नहीं तोड़ पाया। लैन यूसी हो, चेन हो या बाकी टॉप नए स्टूडेंट्स, सब के सब अभी भी मार्शल डिसाइपल लेवल पर अटके हैं। उनके शरीर की असली फिजिकल पोटेंशियल एक अदृश्य दीवार से जैसे बंद है जिसके ऊपर वे लोग अभी जा ही नहीं सकते। हाँ, हुआदू वाले नए स्टूडेंट्स को इस स्टेज पर थोड़ा बहुत नेचुरल एडवांटेज जरूर रहता है, लेकिन यूसी ने अपने अब तक के सफर में कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसका शरीर यही की तरह पूरी कन्वेंशनल सोच से बाहर हो, जैसे किसी ने मानवीय सीमा का मतलब ही बदल दिया हो। उधर वो यही पर इतनी फोकस हो जाती है कि चू जो को इग्नोर कर बैठती है। चू मौका पकड़कर अपनी आइस मैजिक चलाता है और उसके पैरों को जगह पर ही जमा देता है ताकि वो भाग न सके। अब बाजी पलट चुकी है। उसे साफ समझ आ जाता है कि वो चाहे चेन के साथ मिलकर भी लड़ ले, फिर भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वो प्रैक्टिकल फैसला लेती है, भागना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही वो हवा में छलांग लगाकर भागने की कोशिश करती है, टॉप स्कोरर उसका टखना पकड़ लेता है और उसे सीधे मुंह के बल जमीन पर दे पटकता है। वो जैसे ही दूसरा वार करने के लिए बढ़ता है, लड़की अपना स्किल चलाती है, हॉलो केओस स्टेप्स, और भागने के लिए तेज उलझाऊ कदमों से दूर जाने की कोशिश करती है। उसे भागते देखते ही यही हल्का सा मुस्कुराता है और अपना खतरनाक स्किल एक्टिवेट करता है, फ्लैश बाउंड डीमोनिक आर्ट, शैडो ऑफ द डीमन रेल्म। इस आर्ट की मदद से वो उसके शरीर पर ऐसा डीमोनिक बंधन डाल देता है कि वो फिर हिल भी नहीं पाती। अब जब वो भाग ही नहीं सकती, वो उसे साफ शब्दों में कहता है, अब शांति से सरेंडर कर दे। लैन यूसी आखिरकार मान जाती है और उसके सामने अपने सारे इकट्ठा किए हुए पेंडेंट्स निकाल कर रख देती है। वो उसे याद दिलाता है कि अगर वह शुरू से ईमानदार रहती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। फिर उसे स्ट्रिक्टली बोलता है कि अब जो भी जानती है सब सच सच बता दे। वो समझाना शुरू करती है, इस ट्रायल को जीतने के लिए उन्हें सारे 12 ज़ोडियाक पेंडेंट्स इकट्ठा करने होंगे और क्योंकि वे लोग अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ही हंट करेगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी खुद उसके पीछे आएंगे और पेंडेंट्स छीनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पहले मूव करे या नहीं। वो आगे बताती है कि वांग और यांग जैंगशोंग, जो इविल सिटी के टॉप नए फाइटर्स हैं, इस पीढ़ी के सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेशमैन में गिने जाते हैं और बहुत संभव है कि उनके पास पहले से ही काफी पेंडेंट्स हों। उसे पता है कि उसके पास अब इस गेम को जीतने का प्रैक्टिकली कोई मौका नहीं बचा, इसलिए वो ऑफर देती है कि वो खुद ही उसे उन एलीट फ्रेशमैन तक ले चलेगी ताकि सीन और भी ज्यादा गड़बड़ हो सके, यानी सीधा ट्रबल स्टर करने का प्लान। यही उसे हल्के अंदाज में कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हैंडल करना उसका काम है। उधर दूसरी तरफ जेड और जैंगशोंग उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उन्हें वो नीली एनर्जी बर्स्ट महसूस हुई थी। जेड मानकर चल रहा है कि उनके बाकी साथी शायद पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे और अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है। जो जीतेगा आखिर में पेंडेंट्स तो उनसे छीनने ही हैं। ज्यादा देर नहीं लगती और रास्ते में उन्हें एक लाश दिखती है जो बीच से 2 टुकड़ों में बटी हुई है। करीब जाकर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, वो चेन है। कुछ मिनट पहले क्या हुआ था, यही से मार खाकर किसी तरह भाग निकला चेन जैसे ही अकेला हुआ, उस पर ड्रैगन मास्क वाले दुश्मन ने घात लगाकर हमला कर दिया। वो दृश्य देखकर चेन इतना डर गया कि कोई प्रॉपर डिफेंस भी नहीं कर पाया और एक ही वार में बीच से 2 हिस्सों में कट गया। जैंगशोंग समझ ही नहीं पा रहा कि चेन यहाँ कैसे मरा, लेकिन उसका साथी जेड अब पजल कनेक्ट कर चुका है। वो कहता है कि इतनी साफ और परफेक्ट वन हिट किल करने की ताकत सिर्फ ड्रैगन मास्क के पास है, लेकिन ड्रैगन मास्क तो असल में अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के अंदर ऑपरेट कर रहा था। जेड बताता है कि वो खुद 20 से ज्यादा फ्रेशमैन को नीचे ले गया था उसे ढूंढने, और अब वापस ऊपर आए हैं तो सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं। सबको लगा था कि ये बस एक ट्रायल है जहां स्टूडेंट्स को मारा नहीं जाएगा, लेकिन ड्रैगन मास्क ने सबको बेरहमी से स्लॉटर कर दिया। जैंगशोंग घबराकर पूछता है कि अब करना क्या है जब चैन का पेंडेंट भी छिन चुका है। वो ये भी मानकर चल रहा है कि ड्रैगन मास्क अब अंडरग्राउंड से निकल चुका होगा, क्योंकि शायद ट्रायल की कोई कंडीशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, जैसे सारे बाकी मास्क्ड दुश्मनों का मारा जाना। अगर ऐसा है तो अब ये बॉस पूरी तरह आजाद है और बाकी ज़ोडियाक मास्क की तरह खुद फ्रेशमैन को हंट करेगा। ड्रैगन मास्क से सामने सामने टकराना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि जेड अब ये डिसाइड करता है
कि उन्हें जल्दी से जल्दी बाकी पेंडेंट होल्डर्स तक पहुंचना होगा और उनके पेंडेंट्स अपने पास ले लेने होंगे ताकि वो सब ड्रैगन मास्क के हाथ ना चढ़ जाएं। वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और आसमान में एक बड़ा सिग्नल छोड़ता है ताकि बाकी पेंडेंट होल्डर्स उसकी लोकेशन पर अट्रैक्ट हो जाएं। उसे एक ऐसी लड़ाई चाहिए जो इस पूरे ट्रायल का अंतिम विनर तय करे। इसी डेड सिटी के एक और कोने में घायल चिंगशू छुपी हुई है और सोच रही है कि वो यहाँ पहुंची कैसे। वो असल में हुआदू जाने के लिए बस पकड़ने निकल रही थी, लेकिन बीच रास्ते उसे अचानक इस अजीब सुनसान डेड सिटी में खींच लिया गया। उसे ड्रैगन मास्क की कई किलिंग्स के बारे में भी पता है और उसे ये भी याद है कि उसने एक टीचर से मुलाकात की थी जो सिर्फ एक इंसान को यहाँ से बाहर ले जा सकता था, लेकिन वो अकेले बाहर नहीं जाना चाहती। अपने दोस्त को छोड़कर भागना उसके बस की बात नहीं। उसके पास अभी अपने फ्रेंड को ढूंढने की ताकत नहीं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि जब तक उसका वो नकली फियांसे ड्रैगन मास्क से नहीं टकराता उसे कोई हरा नहीं सकता। अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी लोकेशन पकड़ ली है। उसे अंदाजा है कि अब कोई आएगा और उसका पेंडेंट छीनने की कोशिश करेगा। उसे खुद पेंडेंट की ज्यादा लालसा नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक बात चल रही है कि उसके नकली फियांसे को इन पेंडेंट्स की जरूरत है। वो सोचती है कि जो भी दुश्मन आए उसे उसी डायरेक्शन में खींच कर ले जाए जहां उसे जाना चाहिए। असल में ये सब जेड द्वारा छोड़े गए सिग्नल की वजह से हुआ, जिसने उसकी लोकेशन एक्सपोज कर दी। ऊपर से उसे देखते हुए जेड पहचान जाता है कि नीचे जो लड़की है वो चिंगशू है और उसके पास ऑक्स पेंडेंट भी है। वो ये भी समझता है कि चिंगशू जानबूझकर उसे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की तरफ लूर कर रही है, ये सोचकर कि ड्रैगन मास्क वहीं है। लेकिन जेड मन ही मन उसे बेवकूफ समझता है क्योंकि उसकी नजर में ड्रैगन मास्क तो वहां से काफी पहले ही निकल चुका है। लॉट अब प्रैक्टिकली खाली है। वो जैंग सॉन्ग से कहता है कि वो यहीं उसका इंतजार करे और खुद चिंगशू का पीछा करने निकल पड़ता है। वो उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाता है कि तू भाग नहीं सकती, रुक जा। लेकिन बात पूरी भी नहीं होती कि उसे अचानक बहुत भारी डरावनी एनर्जी महसूस होती है। डरते डरते वो आसपास नजर घुमाता है और छाया में खड़ी ड्रैगन मास्क की आकृति देखता है। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसके हिसाब से तो ड्रैगन मास्क को बाकी पेंडेंट होल्डर्स के पीछे होना चाहिए था। लेकिन अब उसे समझ आता है कि शायद इस सॉवरेन का असली टारगेट सिर्फ पेंडेंट वाले लोग हैं। और क्योंकि जेड के पास पहले से ही 4 पेंडेंट्स हैं, उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ड्रैगन मास्क सबसे पहले उसी के पीछे आएगा। दबाव के सामने उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसे मानना पड़ता है कि वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और अब खुद को सीधे मुसीबत में डाल चुका है। वो भागने की सोच ही रहा होता है कि उसी पल ड्रैगन मास्क अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। ये एक ऐसा डोमेन है जो आई कांटेक्ट होते ही दूसरे को खींच लेता है। जेड उसकी आंखों में देखते ही सीधे उसी डोमेन के अंदर खींच लिया जाता है। अब जब शिकार फंस चुका है, ड्रैगन मास्क बिना वक्त गवाए उस पर हमला शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ यही और चूजो सीधे जैंग शोंग के सामने खड़े हैं। लगता है इन दोनों ने दूर से जेड का सिग्नल देखा और उसका पीछा करते करते यहीं तक पहुंच गए हैं और अब उनके सामने सीधे ये ताकतवर विरोधी खड़ा है। चू, जो हर वक्त थोड़ा कूल और शांत दिखता है, अपने दोस्त से कहता है कि इस बार इसे मुझे लेने दे, थोड़ा अपनी ताकत टेस्ट करनी है। लेकिन सामने वाला जैंग इनकी ये कैजुअल बात साफ साफ सुन लेता है। वो बिना इंतजार किए अचानक तेजी से उन पर टूट पड़ता है। चू पहले वार को अपनी आइस वेन टेक्निक से आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन दुश्मन तुरंत दूसरा वार लेकर आ जाता है। इस बार चू अपनी विंड सोल सेवरिंग ब्लेड निकालता है और पूरे फोकस के साथ उसका वार रोक देता है। जेंग सच में बहुत खतरनाक अपोनेंट साबित हो रहा है। वो अपनी तलवार के साथ ऐसे घुल मिल कर लड़ रहा है जैसे दोनों एक ही अस्तित्व हों और बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे वो चू को भी पीछे धकेलने लगता है। कुछ घूंसे, तलवारों और छोटे टेक्निक्स के बाद अब दोनों साइड्स बड़े हथियार निकाल देते हैं, सीधे अपने अपने मैजिकल बीस्ट्स और ट्रम्प कार्ड्स। दूर खड़ा यही इनकी लड़ाई देखता हुआ सच में बोर होने लगता है, जैसे ये लेवल अब उसके लिए थोड़ा हल्का पड़ रहा हो। तभी अचानक जेंग को अपने दोस्त जी की तरफ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। वो तुरंत परेशान हो जाता है और चू को बोलता है कि उसकी अर्जेंट काम है, उसे अभी तुरंत जाना पड़ेगा। लेकिन टॉप स्कोरर उसे इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं है। वो आगे बढ़कर एक जबरदस्त पंच फेंकता है, इतना अचानक और इतनी ताकत से कि जेंग सियोंग पूरा ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और सीधा उस वार की मार झेलता है। वो कई यार्ड दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसे किसी मामूली मैजिकल बीस्ट ने उड़ा के फेंक दिया। तभी टॉप स्कोरर आगे बढ़कर आराम से उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे साफ साफ बता देता है कि अभी जो उसे पटका है वो उसी ने किया है और साथ में उसके घटिया चीखने चिल्लाने पर कंप्लेन भी कर देता है। जेंग सियोंग इस पूरे सीन को सीधा सीधा घात लगाकर किया गया हमला मानता है, लेकिन यही तुरंत
तुरंत उसे सुधारता है। वो कहता है, ये एम्बुश नहीं था, मेरी मुट्ठी बस तेरे दिमाग से भी ज्यादा तेज चलती है। ये लाइन सुनते ही दुश्मन का गुस्सा फट जाता है। वो तिलमिलाकर ऐलान करता है कि आज वो उसे जान से मार कर ही मानेगा। और फिर सीन कट होकर 3 मिनट बाद पर आता है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वही जोर जोर से दहाड़ने वाला बंदा अब पूरा पिटा हुआ जमीन पर चित पड़ा हुआ है, एकदम गलती से बने ह्यूमन मॉप जैसा। टॉप स्कोरर मजे से खड़ा होकर हल्के तंज में बोलता है कि इतना मायूस मत दिख, कम से कम तू 3 मिनट तो टिक गया। चैन तो बेचारा कुछ ही वार में ठंडा हो गया था। वो एलीट फ्रेशमैन की तलवार उठाकर ध्यान से इंस्पेक्ट करता है और मन ही मन सोचता है कि ये ब्लेड ठीक है, लेकिन इसे और अपग्रेड की जरूरत है। उधर उसका दोस्त बताता है कि जो पेंडेंट उन्होंने अभी दुश्मन से निकाला है वो हल्की हल्की चमक रहा है, मतलब साफ है कि ये कहीं ना कहीं कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उधर ड्रैगन मास्क के डोमेन के अंदर जी वांग किसी तरह थोड़ी सी होश में टिका हुआ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नतीजा इस लेवल का निकलेगा। उसने सीक्रेट रेल्म के रूइन से जितने भी रेलिक खरीदे थे एक एक करके सब खर्च कर दिए, कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं छोड़ा, और फिर भी वो बस यहीं तक आ पाया। असल में ड्रैगन मास्क की मार्शल एनर्जी और पावर फ्लो को सील करने के लिए उसके दिल पर सीधा वार करना पड़ता है। जी ने इसके लिए अपना एक हाथ तक कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी वो कील को ड्रैगन मास्क के दिल में पूरी तरह नहीं ठोक पाया, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर से चूक गया। अब अपने आखिरी पलों में वो पूरी तरह बेबस है। वो समझ जाता है कि वो हार चुका है और ड्रैगन मास्क अपनी तलवार सीधा उसकी छाती के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ चिंग शू इस डेड सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग की सीढ़ियां मुश्किल से चढ़ रही है, थकी हुई, हांफती हुई। उसे पता है कि ड्रैगन मास्क वांग को खत्म करके सीधा उसके पीछे आएगा, इसलिए उसका प्लान ये है कि वो रूफटॉप तक पहुंचकर अपने दोस्त को यहाँ बुलाए और उसके साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करे। वो सोचती है कि जैसे पहले यही ने आसमान में सिग्नल ब्लास्ट छोड़ा था, वैसे ही उसे भी एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ना होगा ताकि वो दोनों फिर से मिल सकें। वो अपनी ब्लड अवेकनिंग नेदर स्पैरो पावर एक्टिवेट करती है और किसी तरह एक सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी सारी एनर्जी निचुड़ जाती है और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ती है। जमीन पर पड़ी पड़ी वो बस यही उम्मीद करती है कि उसके दोस्त तक ये सिग्नल पहुंच जाए, लेकिन उसी समय उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ड्रैगन मास्क की हैवी चाल। रूफटॉप से नीचे झांककर वो देखती है कि वो काला आदमी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ सीधा उसी की तरफ आ रहा है। उसे डर के मारे समझ आता है कि उसे इसने कितनी जल्दी ढूंढ लिया। वो सोचती है कि शायद उसे एक और सिग्नल भेज देना चाहिए ताकि अपने दोस्त को वार्न कर सके कि वो यहाँ ना आए, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही ड्रैगन मास्क उसके सामने आकर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और वार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मन ही मन अपनी मौत को एक्सेप्ट करने लगती है, लेकिन तभी उसका दोस्त पहुंच जाता है बिल्कुल सही वक्त पर। ऊपर से नीचे उतरते हुए वो उसे याद दिलाता है कि उसने उसके माता पिता से वादा किया था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, और एक ऐसे इंसान के तौर पर जो अपना वादा निभाता है वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। टॉप स्कोरर अपनी तलवार घुमाता है इतनी जबरदस्त स्पीड से कि ड्रैगन मास्क की टेरर वाली लय कुछ पल के लिए रुक जाती है। वो चिंग शू की तरफ मुड़कर बहुत साफ साफ कहता है, तुम सीधा ईस्टर्न एली जाओ, वहीं पर जैंग सोंग, चूजो और वो छोटा भाई है जिसको मैंने अभी अभी अडॉप्ट किया है। मैं ड्रैगन मास्क को यहीं संभालता हूँ। ड्रैगन मास्क दोबारा बैलेंस में आते ही पूरा शो ऑफ मोड में एक पूरा बिल्डिंग सीधे बीच से चीर देता है और फिर पूरी धाक के साथ हमारे बॉय के सामने उतरता है। वो मानता है कि जैसे ही उसे चिंग शू का डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था उसी समय उसे समझ आ गया था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। ईहो उसकी इस फाइटिंग स्टाइल पर खुलकर मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि क्या ही बहादुरी है छोटे से फील्ड में कछुए की तरह घुसे रहकर लड़ने की। फिर उसकी नजर ड्रैगन मास्क की छाती पर पड़ती है। वो वहाँ गड़ी हुई कील देखता है और तुरंत गेस कर लेता है कि ये वही प्लान होगा जिसके बारे में जैंग शोंग ने पहले बात की थी, यानी ड्रैगन मास्क के खिलाफ ब्रॉन्ज स्पाइक वाला प्लॉय। ड्रैगन मास्क गुस्से में चार्ज करता है तो टॉप स्कोरर भी तलवार निकालकर उसकी स्पीड से मैच करता है, हर वार को उसी तेजी से जवाब देता है। शुरुआत में वो जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा था, थोड़ी देर बाद उसे खुद महसूस होने लगता है कि ड्रैगन मास्क को रोकना इतना आसान नहीं है। क्रिटिकल मोमेंट पर वो अपने मैजिकल बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक नीला भारी बर्स्ट सीधा दुश्मन की तरफ छोड़ता है। ये उसका पहला अपोनेंट है जिसे वो इस दुनिया में वाकई काबिल मानता है, इसलिए वो खुलकर मानता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है और आसान से गिरने वाला नहीं है। अचानक उसकी नजर ड्रैगन मास्क के चेहरे पर जाती है। मास्क टूट चुका है, चेहरा आधा बाहर दिखने लगा है। उसे ये रूप और ज्यादा फिटिंग लगता है। आखिर इतने समय तक जिस अनडिफीटेबल बॉस चेन लॉन्ग की सबने कहानियां सुन रखी थी, वो भी इतना आसानी से नीचे नहीं गिरने वाला था। कम से कम सबने
ऐसा ही सोचा था। अब मास्क टूटने के बाद ड्रैगन मास्क की स्पीड और ताकत और भी बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड में वो ईहो पर इतनी तेजी से प्रहार करता है कि उसकी तलवार को सीधे 2 टुकड़ों में काट देता है। तलवार टूटते ही ड्रैगन मास्क मौका देखता है और पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉप स्कोरर की पागलपन वाली फास्ट रिएक्शन फिर काम आ जाती है। वो सीधा दांतों से उसका वार रोक देता है। अगले ही पल वो काउंटर में अपना मुक्का सीधा दुश्मन के पेट में गाड़ देता है, इतनी तेजी से कि ड्रैगन मास्क पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। इन लगातार हैवी पंचेस के साथ वो ड्रैगन मास्क पर पूरी तरह हावी हो जाता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता। वो साफ कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, और फिर एक और डिसाइसिव पंच ठोकता है। पहले जब ड्रैगन मास्क जी से लड़ रहा था, तब जी ने ब्रॉन्ज स्पाइक उसके सीने में घुसाकर उसकी ची फ्लो बिगाड़ दी थी और उसके कई मेरिडियंस ब्लॉक कर दिए थे। अब टॉप स्कोरर जानबूझकर उसी के मेरिडियंस और वाइटल पॉइंट्स पर ऐसे घूंसे बरसा रहा है जिनमें डेथली एनर्जी भरी है, ताकि अंदर से गहरी इंटरनल चोट पड़े और ये सॉवरेन फिर से उठ न सके। अचानक ड्रैगन मास्क अपनी तलवार को ऊपर हवा में उठाकर सीधा ईहो की तरफ फेंकता है, लेकिन अच्छा ये है कि ईहो पहले से ऐसी घटिया चाल की उम्मीद कर चुका था। वो तुरंत रिएक्ट कर देता है और खुद को बचा लेता है। पहली बार ड्रैगन मास्क ने उसे एक ही वार में पकड़ लिया था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि ईहो के पास उस वक्त पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तब भी उसके हिसाब से ड्रैगन मास्क की जीत की बस 30% संभावना थी। अब तो हालात उलट चुके हैं। टॉप स्कोरर फिर से 2 जानलेवा पंचेस बरसाता है, एक के बाद एक, और सोचने का वक्त दिए बिना तीसरा मूव निकालता है, माउंटेन ब्लैक फिस्ट ब्लैक फ्लैश। ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि ड्रैगन मास्क कई बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है और आखिर में एक दीवार में धंस जाता है। ईहो मन ही मन मानता है कि उसने सोचा था ड्रैगन मास्क और ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन आमने सामने भिड़ने के बाद उसे समझ आता है कि ये डरावना बॉस उतना भी ओवर पावर्ड नहीं है जितना लोग समझ रहे थे। ड्रैगन मास्क उसके ताने का जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा होता है कि टॉप स्कोरर सीधा उसके सिर को टारगेट करता है और एक क्लीन मूव में उसका सर उड़ा देता है। अब जबकि उसने आखिरी ज़ोडियाक मास्क्ड वन को भी मार दिया है, उसके हाथ में अब ड्रैगन पेंडेंट भी आ चुका है, तो वो सोचने लगता है कि ट्रायल को यहीं खत्म कर देना चाहिए। देर थोड़ी बाद टॉप स्कोरर दोबारा जैंग सोंग, चू जो, चिंग शू और बाकी लोगों के पास लौटता है, जो उसकी वापसी का